जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आपकी 67वीं बीपीएससी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, आगामी एक सप्ताह के बाद 67th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है। इसको ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पे आप अपनी तैयारी पूरी मनोयोग के साथ कर रहे होंगे। यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था आपके अध्ययन में जरा सा एक अपने हिस्से का सहयोग देने के लिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को विषयवार श्रृंखला के रूप में लेकर आया है। इसके अंतर्गत हम इस समय सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, भारत और विश्व का भूगोल, बिहार की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या के साथ तुलनात्मक अध्ययन, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, बजट इत्यादि विषयों पर हमने विस्तार से अध्ययन किया। इस समय हम बीपीएससी के सामान्य विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने 66 बीपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर का अध्ययन किया था, सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। आज हम 65 बीपीएससी के प्रश्नों को देखेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको बता दें कि यूनिक एग्जाम्स आईएएस सीसैट का नया बैच लॉन्च कर रही है। 10 अक्टूबर को शाम में 6 बजे सेमिनार के साथ यह बैच का शुभारंभ होगा। इस बैच का सीआर वडालिया सर के निर्देशन में, जो कि खुद 6 से अधिक परीक्षाओं में इनका अंतिम चयन हुआ, 6 से अधिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सेलेक्टेड हुए और 7 वर्षों से अधिक समय से ये अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। तो सीआर वडालिया सर के निर्देशन में सीसैट के मैथ और रीजनिंग की कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। ये दोनों कक्षाएं लगभग 80 से 90 आवर्स की होंगी, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी या यूपीपीसीएस या अन्य स्टेट परीक्षाओं में जहां की सीसैट की व्यवस्था लागू है, प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट के दूसरे प्रश्न पत्र में, सीसैट के पेपर में रीजनिंग और मैथ से लगभग 40 से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। और यह बड़ा फैक्टर होता है कि कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी, कुछ प्रतिभाशाली प्रतियोगी सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में बहुत अच्छा करने के बावजूद भी केवल इन मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों के कारण वो मेंस की परीक्षा लिखने से वंचित रह जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर सीआर वडालिया सर के निर्देशन में ये 80-90 घंटों का ये जो बैच प्रारंभ किया जा रहा है, इसमें यह ध्यान दिया जाएगा या विशेष तौर पर यह कोशिश करी जाएगी, यह प्रयास किया जाएगा कि जो सीसैट के प्रश्न पूछे जाते हैं 40-50 प्रश्न, ये कक्षा की सीमा से बाहर न जाए, इस क्लास की सीमा से बाहर न जाए। और जो भी ये 40-50 प्रश्न चाहे जो भी पूछे जाए, उनमें से अधिकांशतः आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ हमारी क्लासेज में समझ सके और प्रश्न आसानी से परीक्षा में सॉल्व कर सके, जिससे कि आप मेंस की परीक्षा में आसानी से आपका प्रवेश हो सके, आप प्रीलिम्स के बाद मेंस आसानी से लिख सके, ठीक है। तो ये हमारे नंबर दिए हुए हैं और आप इन नंबरों पर कॉल करके कभी भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं बैच के बारे में या अन्य चीज़ों के बारे में भी, ठीक है। जैसा कि आपको पहले से पता है, हमने टेस्ट सीरीज भी जारी रखा हुआ है। टेस्ट सीरीज भी चल रही थी, 2022 की टेस्ट सीरीज चल रही थी। अब परीक्षाएं होने वाली है, या यूपीएससी की परीक्षाएं हो रही हैं, पीसीएस की होने वाली है, यूपीपीसीएस की मेंस परीक्षाएं, उसके बाद ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो 2023 की भी चल रही हैं। तो आप इन नंबरों पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलते हैं विषय वस्तु की ओर। जनरल साइंस, पहला प्रश्न है दाब का मात्रक क्या है। प्रश्न यह पूछ रहा है दाब का मात्रक क्या है। किग्रा प्रति वर्ग सेमी, किग्रा मतलब किलोग्राम, किग्रा प्रति सेमी, किग्रा प्रति मिमी और किग्रा प्रति घन सेमी। पांचवा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यदि हम इन चारों ऑप्शंस को देखें तो दाब का मात्रक इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि दाब का मात्रक या तो पास्कल होता है या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। अब हम दाब के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअल में दाब होता क्या, देखिए ऐसे ही हम पढ़ते ऐसे ही हैं कि हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, उसका उत्तर देखेंगे, फिर उस प्रश्न के बारे में विस्तार से हम अध्ययन कर लेंगे, जिससे कि अगर आगे उस प्रश्न से कुछ पूछा जाए उस प्रश्न से संबंधित तो आपसे न छूट पाए। तो अगर हम दाब की बात करें तो किसी सतह कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो लंबवत बल होता है वह दाब कहलाता है। किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। और दाब एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि आई, अदिश राशि
ऐसी राशियां जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, परिमाण होता है, कुछ मात्रा होता है लेकिन उनमें दिशा नहीं होती, ठीक है। तो ये एक अदिश राशि है। अगर हम एसआई, चूंकि जो मात्रक होते हैं एसआई होते हैं, एमकेएस मात्रक होते हैं, ठीक है, ऐसे कई मात्रक होते हैं। तो जो एसआई मात्रक की हम बात करें तो दाब का मात्रक पास्कल होता है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब हमने परिभाषा देखा कि किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल दाब कहलाता है, तो इसका मतलब वह दाब उस सतह पर आरोपित लंबवत बल के अनुक्रमानुपाती होता है और सतह के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। सतह के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और जो दाब उस सतह पर आरोपित लंबवत बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब यदि थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, चूंकि परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगर हम देखें कि यदि सतह के क्षेत्रफल को न बदला जाए, अपरिवर्तित रखा जाए और बल की मात्रा में वृद्धि या कमी कर दी जाए, मतलब सतह हमारा जितना है पहले था उतना ही रखा जाए और बल की मात्रा में या तो हम वृद्धि कर दे या तो उसमें कमी कर दे, तो सतह पर पड़ने वाला दाब भी क्रमशः या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। यदि इसके विपरीत भी यदि हम परिस्थिति देख ले, यदि बल को अपरिवर्तित रखते हुए बल को अपरिवर्तित रखा जाए, जितना बल पहले लगाया जा रहा था उतना ही बल अब भी लगाया जाए, लेकिन क्षेत्रफल में, सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी जाए, तो जो आरोपित दाब होगा वह कम हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल में कमी कर दी जाए तो जो सतह पर जो दाब लगेगा वह बढ़ जाएगा। अगर हम दाब के सूत्र की बात करें तो जो दाब का सूत्र होता है वह होता है P इज इक्वल टू एफ बाई ए, P इज इक्वल टू एफ बाई ए, ठीक है। ये दाब का सूत्र होता है। P क्या है? P है प्रेशर है, F का है फोर्स है और A क्या है? एरिया है। P प्रेशर है, F फोर्स है और A एरिया है। अब हम कुछ अनुप्रयोग देख लेते हैं, जैसा कि परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर कि जो ये साइंस होती है, साइंस के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग पर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे बचपन में हम सभी स्कूल गए हैं, आज भी जाते हैं, तो हम बैग लेकर जाते हैं, तो कभी ध्यान आपने दिया बैग की जो पट्टियां होती हैं यहाँ पे जो लगी होती है वो चौड़ी होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाए और बच्चों के कंधों पर जो बैग में जो पुस्तकें रखी हुई हैं उनका भार कम पड़े और दबाव कम पड़े, बच्चों के कंधों पर दबाव कम पड़े, इसलिए बैग की पट्टियां चौड़ी बनाई जाती हैं। जब हम सतह पे चलते हैं, सतह पे चलते हैं, भूखंड पे चलते हैं, तो चलते समय भूमि पर एक ही पैर हम लगाते हैं। जैसे आप नॉर्मली चलते हैं तो दोनों पैर एक साथ आप नहीं ले जा सकते, पहले पहला पैर रखेंगे दायां वाला या बायां वाला पहले रखेंगे, फिर दूसरा पैर रखेंगे। लेकिन खड़े रहने पर हम क्या करते हैं? खड़े रहने पे हम दोनों पैर एक साथ रखते हैं। तो जबकि खड़े रहने पर क्या होता है, दाब कम पड़ता है क्योंकि दोनों पैर हमने एक साथ रखा हुआ है। जब हम एक पैर लेकर आगे चलेंगे, एक पैर जब हम आगे बढ़ाते हैं तो उस समय भूमि पर दाब अधिक पड़ता है, यह भी ध्यान रखिएगा। सुई हो गई या किल हो गए, उनका सिरा जो होता है नुकीला होता है, या पेन का किला क्या होता है, नुकीला होता है, ताकि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम रहे और वो सरलता से अपना काम कर सके। सुई कपड़ों में जा सके, कपड़ों में प्रवेश कर सके, किल दीवार में प्रवेश कर सके, और जो ये पेन है ये बोर्ड पर आसानी से लिख सके, ठीक है। ट्रैक्टरों के टायर चौड़े होते हैं जिससे रेतीली और दलदली भूमि में ट्रैक्टरों द्वारा दबाव कम लगता है, इसलिए वो दलदली और रेतीली भूमि में बिना धंसे हुए गति कर पाते हैं। अब जैसे ऊंट हो गया, ऊंट की जो ये तलवे होते हैं, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक है। ऊंट के तलवे क्या होते हैं? चौड़े होते हैं, ठीक है। इसी कारण वो रेत में आसानी से दौड़ लेते हैं। बाकी जो जानवर होते हैं, बाकी पशु होते हैं, उनके खुर जो होते हैं, उनके तलवे होते हैं बहुत कम होते हैं, ठीक है। उनका क्षेत्रफल बहुत कम होता है, इसलिए वो धंस जाते हैं। इसीलिए नुकीली एड़ियों वाले जूतों की अपेक्षा चपटे जूते या सैंडल की सहायता से हम बालू पर आसानी से चल सकते हैं। अच्छा, दाब कई प्रकार के होते हैं, मैं बस नाम आपको बता दूं। दाब मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। गेज प्रेशर या गेज दाब कहते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर या अवकलन दाब होता है, एक होता है वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा होता है चौथा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर या परम दाब, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। प्रश्न यह पूछ रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, ठीक है। 5 मिनट में, यहां पे कोई और ऑप्शन ले सकते हैं, मान लीजिए यहां पे 6 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में,
और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 8 मिनट में। ऑप्शन सी 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। देखिए सूर्य जैसा कि हम जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम का एक मुख्य अंग है। सोलर सिस्टम का सूर्य एक मुख्य अंग है और हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला पिंड है सूर्य है। हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी को तय करने में प्रकाश को जितना समय लगता है उतना ही समय, मतलब वही चीज तो हुआ कि सूर्य से प्रकाश को आने में उतना ही समय लगेगा। प्रकाश की रफ्तार जो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितना होती है? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की रफ्तार होती है। अब जो ये 15 जो एक्चुअल वो होता है 14 करोड़ 96 लाख, ठीक है, किमी होता है। अब इस 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर को हम 3 लाख किमी प्रति सेकंड से यदि भाग देंगे तो जो ये इक्वल टू आएगा या जो हमारे पास मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? 8, ये यहां पे शायद नहीं दिख रहा होगा, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं। हमको क्या मिलेगा इससे? हमको इससे मिलेगा 8 मिनट और 16 सेकंड, ठीक है, ये हमको मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे ही पढ़ते हुए सीखते हुए हम चलेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे क्लास के साथ। न केवल हम क्वेश्चन सॉल्व करें, न केवल हम उसकी व्याख्या देखें, बल्कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते रहे, ठीक है। 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? प्रश्न यह पूछ रहा है कि इनमें से अदिश राशि कौन है? अदिश राशि कौन है, ठीक है। बल, मैंने अदिश राशि के बारे में आपको बता रखा है पहले से, ठीक है। अब इसमें हम सदिश राशि के बारे में भी अध्ययन कर लेंगे। कुछ अदिश राशियों को देखेंगे, कुछ सदिश राशियों को देखेंगे। बल, दाब, वेग, त्वरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हमने उसमें देखा था, जो दाब की बात करी थी, दाब को हमने अदिश राशि बताया था। तो उस हिसाब से भी यह इसका उत्तर क्या होगा? दाब होगा। ऑप्शन बी इसका सही है, अदिश राशि दाब। अब हम अदिश राशि के बाद में बात कर लेते हैं और सदिश राशि के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसी राशियां जिनमें परिमाण होता है, कुछ मात्रा होती है। परिमाण मतलब क्या? क्वांटिटी, कुछ मात्रा होती है, लेकिन उनमें डायरेक्शन नहीं होता, दिशा नहीं होता, उनको हम कहते हैं अदिश राशियां। चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय, कार्य, विद्युत धारा, ये दाब, एनर्जी, ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं, ठीक है। परीक्षाओं में पूछी जाती है, अक्सर पूछे जाते हैं कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। लेकिन इसके विपरीत जिसमें परिमाण भी होता है, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण भी होता है, मतलब मात्रा भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। अदिश जिनमें दिशा ना हो, सदिश जिनमें दिशा हो, परिमाण दोनों में होता है। अब सदिश कौन कौन से हैं? जैसे बल हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है, ठीक है। अब प्रतिबल का मात्रक होता है, प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक है। बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है आपका फोर्स का मात्रक क्या होता है, ठीक है। विकृति की मात्रक नहीं होती है। दबाव का एसआई मात्रक आपका पास्कल है। बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर होता है। तो अब हम विकृति की बात करें तो विकृति कहते किसके? जैसे मान लीजिए ये पेंसिल है, ये हमारा पेन है और ये तो मतलब कठोर है, लेकिन यदि मान लीजिए कि हमारे पास कोई स्टील है, पतला सा स्टील है, तो उसकी जो लंबाई होती है, मूल लंबाई होती है, हम उसका मापन कर ले और उस पर हम प्रेशर देके इसको क्या करें? घुमा दे, किसी भी उसमें विरूपण ला दे। विकृति मतलब उसमें विरूपण ला दे, तो उसके बाद जो लंबाई होगी, उन लंबाइयों का अनुपात क्या कहलाता है? विकृति कहलाता है, ठीक है। तो विकृति का मात्रक नहीं है, विकृति का क्या है? मात्रक नहीं है। आगे चलते हैं। वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। कैसी तरंग होती है?
ध्वनि तरंग जो होती है कैसी तरंग होती है? तिरछी तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ध्रुवीकृत तरंगे होती हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। अब हम कुछ तरंगों की परिभाषा देखेंगे, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों की बात कर लेते हैं। देखिए, कभी आपने किसी तालाब में आपने पत्थर का टुकड़ा तो जरूर ही फेंका होगा, या पानी स्थिर है कहीं पे, यदि जल भराव चुकी हो जाता है बरसात में, तो आप पत्थर का टुकड़ा फेंकेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जहां पे पत्थर गिरता है वो केंद्र हो जाता है, और उसके अगल बगल से एक पानी का जो एक लहर होता है वो किनारों की तरफ जाता है। तो जब वह हम फेंकते हैं पत्थर का टुकड़ा या कुछ भी, जब हम जल में फेंकते हैं तो उस स्थान पर डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है, जिसको विक्षोभ कहते हैं, या विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और वह उस केंद्र से बाहर की ओर जाता है, और तालाब या किसी जलाशय या जो भी जलखंड जहां पे भी जल भराव होता है उसके किनारे तक पहुंचता है। तो यदि हम तरंग की परिभाषा देखें इस आधार पर, तो एक प्रकार का विक्षोभ, ऐसा विक्षोभ जो एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं तरंग कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसके बाद हम देखें कि निश्चित तौर पे यह एक निश्चित, ध्यान देनी बात है कि इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, तरंग के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह माध्यम में उसी निश्चित चाल से आगे बढ़ता रहता है। अब हम तरंगों के प्रकार की बात कर लेते हैं। जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचालित होती है तो माध्यम के कण कंपन करते हैं। माध्यम इन द सेंस कि निर्वात न हो, बाकी कुछ भी हो, निर्वात न हो। निर्वात मतलब जहां पे वायु का अभाव है, वायु का अभाव है, उसका मतलब क्या हुआ? निर्वात। तो निर्वात न हो, बाकी कुछ भी हो। तो किसी भी माध्यम में जब कोई तरंग संचरित होती है, प्रकाश हो, ध्वनि हो, कुछ भी हो, एनर्जी हो, तो उस माध्यम के जो कण होते हैं, चूंकि पदार्थ अणुओं से बने होते हैं, और अणु विभाज्य है, मतलब अणु परमाणुओं से बनी हुई होती है। ठीक है, परमाणु विभाज्य नहीं है, मतलब पदार्थ की सबसे छोटी मात्रा क्या होती है? परमाणु होती है। तो वो जो कण होते हैं, परमाणु होते हैं, वो कंपन करने लगते हैं। अणु क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। तो कंपन की दिशा के अनुसार तरंगे दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग हो गया और अनुप्रस्थ तरंग हो गया। तो अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग, जैसे ये मान लीजिए कोई माध्यम है, ठीक है, कोई माध्यम है और उसमें से कोई तरंग जा रही है, तो तरंग जो है, जैसे मान लीजिए ये माध्यम है, वायु है, और ये तरंग जा रही है, हमारा पेंसिल आप समझ लीजिए तरंग है, पेन तरंग है। तो तरंग के चलने की दिशा की यदि लंबवत कंपन होगा, मान लीजिए पेंसिल गुजर रही है और ये लंबवत कंपन होगा, ऐसे गुजर रही है, लंबवत कंपन हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। ठीक है, आपने देखा है कभी रस्सी किसी दीवार में आपने बांधा होगा, एक सिरा बांधकर आप ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो रस्सी ऊपर नीचे जाती होगी। ठीक है, तो वही अनुप्रस्थ तरंग है, वही क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। और यदि हम आगे देखें तो अनुदैर्ध्य तरंग किसको कहते हैं? अच्छा, अनुप्रस्थ तरंगों में हमने प्रकाश की जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो भी अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। ठीक है, वो भी अनुप्रस्थ प्रकार की। अब हम अनुदैर्ध्य तरंगों की बात करते हैं। तो जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित हो रहा है, मान लीजिए वायु माध्यम है और ये हमारा पेंसिल जो है, पेन जो है, ये तरंग है। ठीक है, तो माध्यम में इस तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश, उसी दिशा में जब कंपन हो, उसी दिशा में कंपन हो आगे पीछे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। आपने स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग आप ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ठीक है, और उसको छोड़िए तो वो आगे पीछे करता है। ठीक है, तो यह अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि की गति भी इसी तरीके की होती है। ठीक है, इसी तरीके की ध्वनि की गति भी होती है। आगे चलते हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट स्केल में मान क्या है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट स्केल में मान क्या है? देखिए, कई बार परीक्षाओं में फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए और सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए शरीर का तापमान पूछता है या फिर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट आज हम यहीं पे क्लियर कर लेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है 104 फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, पहले हम ये परिभाषा देख लेते हैं, पहले हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम खुद उसको चेंज करेंगे। उसको हम क्या करेंगे? खुद चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम सेल्सियस पैमाने की बात करें,
तो सेल्सियस पैमाने पर पानी का जो क्वथनांक होता है, इसको अगर आपके पास नोट्स में हो तो अच्छी बात है, ना हो तो आप नोट डाउन करते जाइए। सेल्सियस पैमाने में पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। लेकिन फ़ारेनहाइट पैमाने में पानी का क्वथनांक क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम सेल्सियस पैमाने पर पानी के हिमांक बिंदु की बात करें तो क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो हिमांक बिंदु होता है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं पे फ़ारेनहाइट में मापा जाता है निश्चित तौर पे, कहीं पर सेंटीग्रेड में मापा जाता है, लेकिन फ़ारेनहाइट का जो उपयोग किया जाता है वो दुनिया भर में सभी जगह किया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर। संयुक्त राज्य अमेरिका में सेल्सियस की बजाय फ़ारेनहाइट का प्रयोग करते हैं। बाकी और भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कि सेल्सियस को स्वीकार नहीं किया जाता, वो फ़ारेनहाइट का उपयोग करते हैं, ठीक है। और लेकिन जो है कि सेल्सियस जो है सबसे आसान तरीका है, सेल्सियस सबसे आसान तरीका है। अब हम एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, किसने किसकी खोज करी और किसमें क्या परम शून्य की स्थिति क्या होती है, उसका संक्षिप्त रूप क्या होता है। शरीर का औसत तापमान अक्सर पूछा जाता है कि कितना डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए या होता है, ठीक है। तो पहले हम अगर सेल्सियस की बात करें तो एंडर्स सेल्सियस ने सेल्सियस की खोज करी थी, एंडर्स सेल्सियस ने सेल्सियस की खोज करी थी, और फ़ारेनहाइट की जो खोज करी थी डैनियल फ़ारेनहाइट ने करी थी। डिग्री सेंटीग्रेड में सेल्सियस को प्रदर्शित किया जाता है और डिग्री फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट को प्रदर्शित किया जाता है। जो परम शून्य की जो अवस्था होती है वह सेल्सियस के मामले में -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है, जबकि फ़ारेनहाइट की स्थिति में 559.67 डिग्री फ़ारेनहाइट की होती है। अगर हम मानव शरीर के औसत तापमान की बात करें, जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में यह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। ये होता है। अब हम आगे बात करें, अगर हम आगे बात करें तो फ़ारेनहाइट में यदि हम पानी के क्वथनांक की बात करें और डिग्री सेल्सियस में पानी क्वथनांक की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस जो पानी का क्वथनांक होता है, और फ़ारेनहाइट में यही 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, ठीक है। इसके आगे हम देख लेते हैं कि जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बर्फ का जो या पानी का गलनांक होता है या बर्फ का जो होता है गलनांक, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देखिए, कई बार रूपांतरण करने का सूत्र पूछ देता है क्या है। अगर हम सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदले, अगर हम सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलने की बात करें तो हमें जो सेंटीग्रेड में जो मान दिया हुआ है, मान लीजिए वो मान हमारा दिया हुआ है स्टार, ठीक है, उसका मान करेंगे इंटू करेंगे 1.8 करेंगे, 1.8 करेंगे और प्लस क्या करेंगे 32 करेंगे, ठीक है। ये होगा फ़ारेनहाइट। अगर हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस की बात करें, फ़ारेनहाइट से क्या करें सेल्सियस की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 1.8, ये 32 फ़ारेनहाइट 1.8 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फ़ारेनहाइट -32 बाई 1.8 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको आसानी से हम और भी अगर समझे, इसको अगर हम आसानी से और भी समझे, तो अगर हम 9 से गुणा कर दे, अगर हम 9 से गुणा कर दे और फिर 5 से भाग दे, 9 से इसको बदलने के लिए क्या करें, 9 से गुणा कर दे और फिर जो मान आए उसमें क्या करें 5 से भाग दे दे और 32 जोड़ दे, 5 से भाग दे दे और 32 जोड़ दे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हम फ़ारेनहाइट में बदल देंगे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल देंगे, ठीक है। और इसमें क्या करें, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करें, इसमें जो फ़ारेनहाइट दिया हुआ है उसमें से पहले हम 32 कम कर दे, 32 घटा दे, उसके बाद हम क्या करें 5 से गुणा करें, 5 से गुणा करें और फिर क्या करें उसको हम 9 से भाग दे दे, ये हम फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में बदल देंगे, ठीक है।
तो इस आधार पे यदि हम इसको सॉल्व करें तो इसका जो उत्तर होगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, इसका यही सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, अगला प्रश्न है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर ऑप्शन दिए हुए हैं मेडुला, थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरेबेलम, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो शरीर का जो तापमान है वह हाइपोथैलमस नियंत्रित करता है। हाइपोथैलमस हमारे अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है, यह शरीर का ताप नियंत्रक केंद्र होता है। ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलमस अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है और यह शरीर का ताप नियंत्रक होता है। और एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा इसका कार्य यह होता है कि वह शरीर के तापमान को 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बनाए रखे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बनाए रखे। और यह इसकी जो अवस्थिति होती है पिट्यूटरी ग्रंथि के पास होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि के पास होता है। और यह हार्मोन और अन्य पदार्थों को भी जारी रखने के लिए जिम्मेदार है, और जो कि ये क्या करते हैं हमारे शरीर के अंगों को या कोशिकाओं को ये विनियमित करते हैं ताकि वो आसानी से काम करते रहें। हाइपोथैलेमस के अन्य भी जो है कि उपयोग हैं, जैसे कि कुछ असंतुलन को ठीक करके यह काम का सुनिश्चित करता है, जैसे भूख, नींद हो गया, प्यास हो गया, तापमान हो गया, मूड या और भी इच्छाएं, इनको भी ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? ऑप्शन ए है वोल्टमीटर, ऑप्शन बी है एमीटर, ऑप्शन सी है वोल्टामीटर, ऑप्शन डी है पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विद्युत धारा एमीटर नामक उपकरण से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? एमीटर नामक उपकरण से मापी जाती है। अब देखिए विद्युत धारा किसको कहते हैं? विद्युत आवेश की गति या प्रवाह, विद्युत आवेश के गति या प्रवाह में होने पर इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट होगा। कोई विद्युत आवेश है, जब वह गतिशील है तब उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे या इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। और किसी भी माध्यम या परिपथ, जैसे कि हम उसको क्या कहते हैं, विद्युत के संदर्भ में जिस माध्यम से वह जाती है, जिस तार से जा रही है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। किसी भी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं एमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं। ठीक है, एमीटर कहते हैं। आगे चलते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी हमने देखा था विद्युत धारा, विद्युत शक्ति, उसकी इकाई क्या है? एम्पियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, विद्युत शक्ति की जो इकाई है, विद्युत शक्ति की जो इकाई है ये वॉट है। ये क्या है? वॉट है। ठीक है, सॉरी, ये वॉट है। वो विद्युत धारा है, ये विद्युत शक्ति है, वॉट है, ध्यान रखिएगा इसको। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कितने हैं? ये है 20। ठीक है, तो इस तत्व का द्रव्यमान कितना है? ठीक है, हमसे क्या पूछा है? द्रव्यमान पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, कभी प्रश्न ऐसा आए तो ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है और न्यूट्रॉनों की संख्या दी हुई है, इनको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा? 38 आएगा, और 38 उस तत्व का द्रव्यमान होगा। यह सही है। ठीक है, यह सही है। ठीक, आगे चलते हैं। हंसने वाली गैस क्या है? हंसने वाली गैस क्या है? निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत आसान उत्तर है, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड केवल हंसने वाली गैस ही नहीं है, इसे बेहोश करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे जरूरी बात कि नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस भी है, और ये अपने दुष्प्रभाव के रूप में हमारे ग्रह पर जो ओजोन की लेयर है या ओजोन का जो परत है उसको कमजोर करता है। वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद यह तीसरी सबसे लंबी समय तक वातावरण में रहने वाली ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के
और मीथेन के बाद तीसरी सबसे लंबी अवधि तक वातावरण में, हमारे वातावरण में बनी रहने वाली ग्रीन हाउस गैस है। और प्रश्न कभी आपसे ये पूछ सकता है कि हमारे पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग, नाइट्रस ऑक्साइड की उपलब्धता क्यों बढ़ रही है? तो नाइट्रोजन के अधिक उपयोग के कारण, नाइट्रोजन के अधिक उपयोग के कारण, ठीक है, हमारे पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड की अधिकता बढ़ रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? प्रश्न यह पूछ रहा है कि तत्व नहीं है, ठीक, कौन सा था? धातु, अधातु, गैस, उपधातु, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर जो है वह गैस है। इसका उत्तर क्या है? गैस है। देखिए, पहले हम तत्व, गैस क्यों नहीं है तत्व, ये पहले हम देख लेते हैं। तत्व क्या होते हैं? वो शुद्ध एक पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अलग अलग पदार्थों के परमाणु अलग अलग होते हैं, ठीक है, और जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं वही क्या है? तत्व है। तत्व के सबसे खास बात यह है कि तत्व की पहचान, रासायनिक पहचान क्या है? तो प्रत्येक परमाणु के नाभिक में समान मात्रा में जब प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन स्थित होते हैं, तो उसे तत्व की संज्ञा दी जाती है। मतलब वह बिल्कुल शुद्ध होता है, विशुद्ध होता है, और उसको क्या कहते हैं? तत्व की संज्ञा दी जाती है। दुनिया में जितने भी रासायनिक पदार्थ है वह सब तत्वों में गिने जाते हैं, सब तत्वों में गिने जाते हैं। कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ कृत्रिम हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये भले गैस के रूप में हैं, लेकिन ये तत्व हैं, क्योंकि उनके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? समान है। सोना क्या है? तत्व है। चांदी क्या है? तत्व है। कुल 118 तत्वों की खोज करी गई है प्राकृतिक रूप में कुल 118 तत्वों की खोज करी गई है, जिनमें से मतलब 94 तत्व जो हैं वो प्राकृतिक रूप में उपस्थित है। कुल 118 तत्वों की खोज करी गई है और 94 तत्व प्राकृतिक रूप से उपस्थित है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है, और उसके बाद हीलियम है, ऑक्सीजन वगैरह है, फिर उसके बाद ये ऑर्गन वगैरह आ जाते हैं जो 1% में बचते हैं, ये अन्य सभी तत्व आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि भूल जाता है आदमी, सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद ना भूल जाता है, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फिर हम उसको क्या कर लेते हैं? सुधार लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कहीं गलती हो जाती है तो मैं वैसे भी सॉरी बोल देता हूँ। तो अगला प्रश्न है, पानी का पीएच मान है, पानी का पीएच मान है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑप्शन है 4, 7, 12, 18, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जो पानी का पीएच मान है वह है 7। पीएच मान क्या होता है और 7 क्यों है, हम इस पर अभी चर्चा करेंगे। देखिए, पीएच मान का मतलब क्या होता है? पीएच मान का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मतलब एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। इसका मान जो होता है हाइड्रोजन आयन के, जो उसमें हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति होती है उसके व्युत्क्रम के लघुगुणक के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें जो पीएच पैमाना है, सोरेनसन ने पीएच पैमाने का पता लगाया था, और किसी व्यक्ति, ध्यान रखने वाली बात है कि किसी व्यक्ति के रक्त में के पीएच मान में यदि 0.2% की परिवर्तन हो जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। कितनी? रक्त में, ब्लड में 0.2% की भी पीएच परिवर्तन हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, पीएच मान के लक्षण क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएच वैल्यू, ठीक है। देखिए, जो तापमान बढ़ने पर, जैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि तापमान बढ़ने पर पीएच का मान बढ़ता या घटता, तो तापमान बढ़ने पर पीएच का मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन का मान हमेशा कम होता है। जो पीएच वैल्यू होता है वो हमेशा 0 से 14 के बीच होता है, और जिनका पीएच मान ऐसे विलियन या ऐसे
विलयन मतलब ऐसे द्रव जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है। और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, वो क्या होता है, बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। और जिन विलयनों का पीएच मान 7 होता है, जिन विलयनों का पीएच मान 7 होता है वो होते हैं उदासीन, वो क्या होते हैं, उदासीन। अब हम कुछ पदार्थ देख लेंगे और उनका वो क्या है, क्षारीय है या अम्लीय है, इनको देख लेंगे। जैसे सिरके की बात आए तो सिरका एसिडिक है, नींबू का रस क्या है, एसिडिक है, शराब क्या है, एसिडिक है। परीक्षा में ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन क्षारीय है कौन अम्लीय है, ठीक है। बियर क्या है, ये एसिडिक है। कॉफी क्या है, एसिडिक है, ठीक है। यूरिया क्या है, एसिडिक है। मानव का लार क्या है, कभी कभी यह एसिडिक होता है और कभी कभी यह बेसिक होता है, ध्यान रखना है। मानव का लार क्या है, कभी कभी एसिडिक होता है और कभी कभी बेसिक होता है। और मानव मूत्र भी कई बार एसिडिक होता है और कई बार बेसिक होता है। वह स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है। दूध क्या है, दूध एसिडिक है। और मानव रक्त क्या है, मानव रक्त क्षारीय है। क्षारीय मतलब जिनके स्वाद में नमक का, जिनके स्वाद में थोड़ा नमक जैसा वो आभास हो, स्वाद हो, वो क्षारीय होते हैं। शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल, विशुद्ध जल, वो होता है उदासीन, 7 उसका पीएच मान होता है, ठीक है। इसी तरीके से समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है तो ये क्या होता है, क्षारीय हो गया। आंसू भी खारा होता है, ये भी क्षारीय होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, प्रश्न यह पूछ रहा है ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होती है, कैरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑक्सीजन कैरोसिन में अनुपस्थित होती है। ध्यान रखने वाली बात है, कैरोसिन पेट्रोलियम पदार्थों का एक बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है, कैरोसिन में उपस्थित होती है। आगे चलते हैं। पहले आम घरों में, गांव में, देहातों में इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। कैरोसिन में अनुपस्थित होती है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। आइसोप्रीन का बहुलक है या स्टाइरीन का बहुलक है, विनाइल एसीटेट का बहुलक है या प्रोपीन का बहुलक है। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये बिहार पीसीएस की ये सबसे खास बात इसकी यही है कि यह ऑप्शंस ई भी देता है, ठीक है। कई बार प्रश्न अगर गलत हो जाए, हमारे टाइपिस्ट कहते हैं कि अगर प्रश्न कई बार उत्तर गलत हो जाए तो उसके पास ये रहे, जैसे कि उत्तर बनाते समय यदि कोई गलत उत्तर दिया जाए तो उसके पास हमेशा एक विकल्प, खुला विकल्प मौजूद रहे कि ऑप्शन ई तो हमने दे रखा है पहले से, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो ये उनके पास एक ओपन विकल्प होता है, ओपन ऑप्शन होता है। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, ये आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है। अब हम प्राकृतिक रबर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। प्राकृतिक रबर जो होता है वो एक आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है और थाइकॉल संश्लेषित रबर का एक उदाहरण है। थाइकॉल संश्लेषित रबर का उदाहरण है। रबर को यदि हम सल्फर के साथ गर्म करें, रबर को, कोई रबर है और उसको हम सल्फर के साथ गर्म करें तो वो जो गर्म करने की क्रिया कही जाएगी वो कहा जाता है वल्कनीकरण, कहा जाता है वल्कनाइजेशन कहा जाता है। और क्या होता है कि जो ये जो बबलगम होता है तो उसमें क्या होता है कि एक ब्यूटाइन होता है, ब्यूटाइन स्टीरीन करके होता है, उसका उपयोग कहते हैं हम बबलगम बनाने में करते हैं, ठीक है। उसका उपयोग हम बबलगम बनाने में करते हैं। अब देखिए आइसोप्रीन एक बहुलक है प्राकृतिक रबर। तो बहुलक की मात्रा, बहुलक बहुत अधिक अणु मात्रा वाला क्या होता है, एक कार्बनिक यौगिक होता है। बहुत अधिक अणुओं की मात्रा वाला एक कार्बनिक यौगिक होता है। सरल अणुओं को हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं, मोनोमर कहते हैं, जो कि बहुत अधिक इकाइयों के पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप बनता है, ठीक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, हमने यहाँ पे ये देखा। और अगर हम ये देख लें कि प्राकृतिक रबर को रबर के पौधे के लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है, किससे, लेटेक्स के रूप में, ठीक है। आगे चलते हैं। कई बार कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि लेने में मतलब जिह्वा है परेशान हो जाती है कि उसका हम उच्चारण किस तरीके से करें। ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज के बारे में हमने कल विस्तार से देखा था, ग्लूकोज के बारे में हमने कल विस्तार से देखा था फ्रक्टोज का अध्ययन करते समय, ठीक है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H22O11, C6H10O5, C6H12O6, C6
H6O6 नहीं, ग्लूकोज का जो सूत्र है C6H12O6, और यही सूत्र किसका होता है, यही सूत्र होता है फ्रक्टोज का भी होता है, यही सूत्र क्या होता है, फ्रक्टोज का भी होता है। ठीक है, देखिए जो ग्लूकोज होता है वह जल में घुलनशील होता है, स्वाद में मीठा होता है, कल भी हमने देखा था। सजीवों की कोशिकाओं में ऊर्जा का एक क्या होता है, प्रमुख स्रोत होता है, प्रमुख स्रोत होता है। और तमाम फलों में भी यह मिलता है ग्लूकोज प्राकृतिक रूप से, जैसे काजू हो गया, अंगूर हो गया, चुकंदर की जड़ों में, तनों में, ईख के रूप में भी यह संग्रहित भोज्य पदार्थों के रूप में यह पाई जाती है। आगे चलते हैं, अगला जो प्रश्न है हम देखते हैं, CO समूह का आबंध क्रम क्या है, CO समूह का आबद्ध क्रम क्या है। ठीक है, देखिए आबद्ध क्रम क्या होता है, आबद्ध क्रम मतलब जैसे कि हमने पहले देखा कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ में परमाणु से बना होता है या पदार्थ अणुओं से बना होता है। परमाणु, अणु हम कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि अणु जो होते हैं, अगर हम एटम की बात करें, अणु जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो परमाणुओं से बने होते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु बने होते हैं। ठीक है, जो पदार्थ है तो उन पदार्थों के अणुओं में जो परमाणु होते हैं, जिस आबद्ध के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हीं को केमिकल बॉन्ड कहते हैं या केमिकल रासायनिक आबद्ध कहते हैं। ठीक है, तो CO समूह का आबद्ध क्रम क्या है, प्रश्न यह पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2.5, ऑप्शन सी है 3.5, ऑप्शन डी है 3, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो उत्तर है, CO समूह का आबद्ध क्रम क्या है, तो इसका उत्तर है आबद्ध क्रम 1 है। आगे चलते हैं, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, लाइकेन को क्या कहते हैं, लाइकेन जब शैवाल और कवक जब मिलते हैं तो यह लाइकेन बनता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पैरासाइटिज्म कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं, कॉमेंसिलिज्म कहते हैं, या कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए जो लाइकेन है, लाइकेन शैवाल और कवक के मिलने से बनता है, जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म कहते हैं, और यह सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण है। लाइकेन थैलोफाइटा प्रजाति की एक वनस्पति होती है। यह शैवाल मतलब एल्गी और कवक मतलब फंगी के मिलने से बनती है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, ये सिम्बायोटिक सहजीवी का एक अच्छा उदाहरण है। कवक जो होता है जल, खनिज, लवण, विटामिन ये सब शैवाल को देता है, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इनसे ये जो जल, खनिज, लवण, विटामिन कवक ने उसको दिया था, उनसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है और कवक को ये देता है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये जो सहजीवी संबंध है, इसको हेलोटिज्म भी कहते हैं और म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। लाइकेन शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो किया था थियोफ्रेस्टस ने किया था, और लाइकेन का जो अध्ययन कहलाता है वह लाइकेनोलॉजी कहलाता है। परीक्षाओं में ये सब पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, मतलब सौर ऊर्जा कहाँ एटीपी में बदलती है, माइटोकांड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम्स में, ऑक्सीसोम्स में, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये सौर ऊर्जा है, यह क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में यह एटीपी में बदलती है। ठीक है, अब हम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक प्रकार से एक किसी कोशिका का अंग होता है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका का ये अंग है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। कुछ जंतुओं में तो ये क्लोरोप्लास्ट पाया ही नहीं जाता। ठीक है, उनके कोशिकांग नहीं है। जो पौधे हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट निश्चित रूप से पाया जाता है। ठीक है, एक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, शैवालीय कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट करता क्या है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यह प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इनका जो हरा रंग होता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट का ये जो ग्रीन रंग होता है, ये जो ग्रीन रंग या हरा रंग होता है, यह पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है,
क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रकाश जो ये नील हरित शैवाल होते हैं, नील हरित शैवाल नामक ये जो जीवाणु होते हैं, उनका ऐसा माना जाता है कि उनका जो विकास हुआ है नील हरित शैवाल से ही हरित लवकों का विकास हुआ है। अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट की कार्य की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक एक संरचना होती है, जो क्लोरोफिल उपस्थित होती है, यह सौर ऊर्जा को आकर्षित करने का कार्य करती है, सौर ऊर्जा को आकर्षित करने का कार्य करती है। और क्लोरोफिल जो सौर ऊर्जा को आकर्षित करती है, उसी के उपयोग के द्वारा हरे पौधों में भोजन का संश्लेषण होता है। भोजन का क्या होता है? संश्लेषण होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, ऊर्जा का, शर्करा का, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें क्या बनता है, ठीक है, उसमें बनता है ग्लूकोज बनता है। उसमें क्या बनता है? ग्लूकोज, ये ठीक है। उसमें क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। और उसमें क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, O2 बनता है, ठीक। तो इस आधार पे क्या हुआ? उत्तर O2 हुआ। बाकी ऑप्शंस तो दिए हुए नहीं हैं, ठीक है। इस आधार पे इसका O2 उत्तर हुआ। अब हम थोड़ा प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीवधारी हैं, प्रकाश संश्लेषण एकमात्र क्रिया है जिस पर कि पृथ्वी के सभी जीवधारियों का जीवन सुनिश्चित रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे हो गए, शैवाल हो गए, हरित लवकधारी ऐसे जिनमें कि हरित लवक, ऐसे जीव जिनमें कि हरित लवक उपस्थित होता है, जीवाणु हो गए। और ये सब क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन अकार्बनिक अणुओं की सहायता से कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों और कुछ जीवाणु जैसे एक आपका होता है साइनोबैक्टीरिया में घटित होने वाली यह क्रिया है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से। देखिए कहाँ कहाँ वायुमंडल से CO2 लेते हैं, भूमि से क्या लेते हैं? जल लेते हैं, H2O लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज के रूप में, उससे कार्बोहाइड्रेट से ये ग्लूकोज बनता है, उसका निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन और जल उत्पाद होता है इसका, ये निकलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो लाइकेन, विषाणु या वायरस, जीवाणु या बैक्टीरिया, शैवाल, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कोशिका में एंजाइम नहीं होता है यह विषाणु या वायरस की, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। अब हम एक तरफ से अध्ययन करते जाएंगे। पहले हम लाइकेन का अध्ययन करेंगे, उसके बाद एक एक ऑप्शंस का हम अध्ययन करते जाएंगे, सामान्य जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, जो लाइकेन होता है हमने अभी देखा था, फंगी और एल्गी के साहचर्य से बना होता है, ठीक है। और इसका जो ये शैवाल वाला हिस्सा होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण करता है। और जो भोजन निर्माण में जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, उनको एकत्र कौन करता है? कवक वाला हिस्सा करता है। लाइकेन की जो वृद्धि होती है वो बहुत ही धीमी होती है और लंबी अवधि तक होती है। यह बहुत अधिक उच्च तापमान पर भी जीवित रहते हैं और शुष्क परिस्थितियों में भी यह जीवित रहते हैं, ठीक है। और लाइकेन में जो होता है, लाइकेन अम्ल पाया जाता है। लाइकेन के अगर उदाहरण हम देख ले तो क्लेसिडोनिया हो गया, यसनिया हो गया, ग्राफिस हो गया, ठीक है। ये सब लाइकेन के उदाहरण हैं। अगर हम लाइकेन के उपयोग की बात करें तो यह चारे के रूप में उपयोग होता है, अभिरंजक के रूप में उपयोग होता है, चमड़े की सफाई करने में उपयोग होता है, और सबसे खास बात यह है कि पारिस्थितिकी रूप से यह प्रदूषण का सूचक है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शैवालों की, ठीक है। शैवालों की बात कर लेते हैं। तो जो शैवाल होते हैं, शैवाल थैलोफाइटा का, जैसे कि हमने बताया कि थैलोफाइटा वर्ग में कि ये पादप हैं, और ये शैवाल अधिकांशतः जलीय होते हैं। इनमें भोज्य पदार्थों के रूप में ये स्टार्च संचित करते हैं।
इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। यह ध्यान रखना है कि शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल शब्द का सबसे पहला प्रयोग कैरोलस लिनियस ने किया था। शैवाल में हरित लवक होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। पादप अधिकांशतः पादप क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है, स्वपोषी होते हैं। और मतलब स्वपोषी इन द सेंस वो खुद के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और सबसे खास बात कि यह साफ जल और लवणीय जल में पाए जाते हैं, साफ जल और लवणीय जल में पाए जाते हैं। सबसे छोटा गुणसूत्र जो होता है वह शैवाल का होता है, और शैवालों का अध्ययन जो हम करते हैं वह फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब हम आगे अगला देख लेते हैं, विषाणु का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, विषाणु की खोज इवानोवस्की ने करी थी। स्टैनले ने इसको क्रिस्टलीकरण के द्वारा इसको अलग किया गया था। विषाणु का सबसे खास बात यह होता है कि इसमें जीव और निर्जीव दोनों के गुण होते हैं, और इसका जो बाह्य खोल होता है, विषाणु का जो बाह्य खोल होता है वह प्रोटीन का होता है। और कृत्रिम माध्यम से ऐसा माना जाता है कि कृत्रिम माध्यम से विषाणु नहीं बनाए जा सकते। लेकिन कोविड के काल के दौरान ऐसा आरोप लगाया गया कई बार, कई देशों पे विश्व स्तर पे भी आरोप लगाया गया चीन पर, कि जो कोविड-19 ये जो है सॉर्स वायरस है, सॉर्स CoV2, इसका निर्माण कृत्रिम रूप से किया गया है। लेकिन अभी यह मान्य नहीं है, ठीक है, अभी मान्य नहीं है कि कृत्रिम माध्यम से यह नहीं बनाए जा सकते। और इनमें परावर्तन की क्षमता होती है, पुनरावर्तन की क्षमता होती है, अपने आप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। कोविड में हमने देखा था, कोविड वायरस में वो भी अपने आप को स्ट्रेन चेंज करता जा रहा था। तो यहाँ पे देखना है कि इसमें परावर्तन की क्षमता होती है। और सबसे खास बात कि इनमें कोशिका भित्ति, कोशिकांग, जीव द्रव्य और एंजाइम्स का अभाव होता है। केवल एंजाइम्स का ही नहीं, कोशिका भित्ति का, कोशिकांग का, जीव द्रव्य का, इनमें क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है, इनमें अभाव होता है। अब हम जीवाणु के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने करी थी, ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने करी थी। और उसका नामकरण जो किया था वह एहरनबर्ग ने किया था। चूंकि खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने करी थी, इसलिए ल्यूवेनहॉक को बैक्टीरियोलॉजी का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहते हैं, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अभी 8-9 प्रश्न और है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? यकृत, अस्थिमज्जा, तिलनी और अग्नाशय। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मनुष्य के शरीर के बोन मेरो या अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। अब देखिए, लिम्फोसाइट्स होती क्या है? लिम्फोसाइट्स ये मानव किसी भी शरीर में उपस्थित ये क्या होती हैं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो मानव शरीर में प्रवेश करने वाले, इनका मुख्यतः लिम्फोसाइट्स का कार्य ये होता है कि मानव के शरीर में प्रवेश करने वाले संक्रमण या बाह्य जो भी बाह्य वस्तु, बाह्य जो कवक होते हैं या बाह्य वायरसेस होते हैं, उनसे लड़ने में मदद करती है। और इस प्रकार से लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे शरीर का जो अस्थि मज्जा है वह लगातार लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं का निर्माण करता रहता है। लिम्फोसाइट्स रक्त प्रवाह में जाते हैं और कुछ हमारे लिम्फोसाइट्स लसिका प्रणाली में भी चले जाते हैं। तो कभी कभी जब शरीर में लिम्फोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है तो इसको लिम्फोसाइटिसिस कहते हैं। लिम्फोसाइटिसिस का इसको क्या कहते हैं? लिम्फोसाइटिसिस कहते हैं, और लिम्फोसाइटिसिस का ये कारण बनता है। सामान्य जो सीमा होती है मनुष्य के शरीर में वह 5000 लिम्फोसाइट्स प्रति मिलीलीटर तक होती है। 800, 1000 से 5000 मिलीलीटर लिम्फोसाइट्स होते हैं रक्त में। ये भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। और WBC का यह लगभग 45% हिस्सा कवर करता है। और लिम्फोसाइट्स की जो संख्या है वो व्यक्ति के उम्र के अनुसार बदलता जाता है। लिम्फोसाइट्स 3 प्रकार के होते हैं, T सेल, B सेल और NK सेल। जो B सेल होता है, ध्यान रखना है, प्रश्न आपसे पूछ सकता है लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 1। तो 3 प्रकार के होते हैं। या प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि एक तरफ लिम्फोसाइट्स का नाम दे देगा, एक तरफ उसका कार्य दे देगा, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है कि ये जो B सेल, T सेल होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं लिम्फोसाइट। T सेल क्या करते हैं? ये कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिए
इसका ये कैंसर की कोशिकाओं को मारता है, ठीक है। इसको जो कैंसर जो होता है, जो कैंसर से पीड़ित होते हैं, उनके टी सेल्स को क्या किया जाता है, और भी बूस्टर दिया जाता है, या टी सेल को उनके मजबूत किया जाता है, जिससे कि ये कैंसर की कोशिकाओं को मार सके खुद से। और ये शरीर में जो विदेशी आक्रांता होते हैं, आक्रांता इन द सेंस जो विदेशी पदार्थ होते हैं, उनसे भी ये बचाता है। जो बी सेल होता है वो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र या एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और जो एनके सेल होता है, एनके सेल यह कोशिका जो होती है, यह किसी बीमारी से पीड़ित कोशिकाओं को लक्षित करने में विशिष्ट होती है, और एनके सेल को हम हत्यारी कोशिका भी कहते हैं। एनकी सेल को हम क्या कहते हैं, हत्यारी कोशिका भी कहते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो थायरॉक्सिन में आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन क्या है? एक प्राथमिक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। कल हमने आयोडीन पे भी बात किया था, थायराइड ग्रंथि पे भी बात किया था, ठीक है। और जो थायरॉक्सिन है, यह शरीर के उपापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हृदय को, पाचन तंत्र के कार्यों को नियंत्रित करती है, हड्डियों को मजबूत करती है, मस्तिष्क के विकास में और मस्तिष्क के विकास में मदद करता है, मांसपेशियों की वृद्धि को सुनिश्चित करता है। अगर हम बात करें कि अगर थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन कम मात्रा में उत्सर्जित होती है तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, ठीक है। और यह रोग कहते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि अच्छा, इसके कमी से क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास धीमा हो जाता है। इसकी कमी से बच्चों में क्रेटिनिज्म नामक रोग होता है, ठीक है। वयस्कों में क्या होता है, मिक्सोडेमा हो जाता है। लगभग जो 14 से 12 साल के बच्चे होते हैं उनकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और जड़वामनता होने लगता है, शरीर का वजन बढ़ता है, शरीर में सूजन आ जाती है, सोचने और बोलने की क्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है, शरीर का तापमान कम होने लगता है, बाढ़ झलता है, गंजेपन की स्थिति आ जाती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण बाल झड़ता है और गंजेपन की कमी आ जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। एड्स किसके कारण होता है? एड्स किसके कारण होता है? हेलमिंथ, जीवाणु या बैक्टीरिया, कवक या फंगस, विषाणु या वायरस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो एड्स रोग होता है यह क्या होता है, विषाणु या वायरस के कारण होता है। विषाणु का नाम क्या है? HIV है। एड्स कोई रोग नहीं है, यह रोगों के मतलब समूह को हम कह सकते हैं एड्स कह सकते हैं। HIV का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है, और यह लेंटी वायरस या रेट्रोवायरस परिवार का एक सदस्य है, और यही HIV कारण बनता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम का, जिसको कि एड्स भी कहते हैं, ठीक है। एड्स में क्या होता है कि बंच ऑफ डिजीज का ये पूरा एक नाम होता है एड्स, जिसपे कई रोग प्रभावी हो जाते हैं एक साथ। और इसमें एड्स की जब कई रोग प्रभावी होंगे तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र, कोई किला है उसके एक तरफ से यदि हमला किया जाए तो निश्चित तौर पे वो हमला असफल भी हो सकता है, लेकिन उस किले पे चारों तरफ से हमले किए जाए तो निश्चित तौर पे वो किला ध्वस्त हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक रोग ये नहीं होता, इसमें क्या होता है कई रोग हमारे एंटीबॉडीज पे, प्रतिरक्षा तंत्र पे मनुष्य के हमला करने लगते हैं, जिसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। वहीं एड्स की स्थिति होती है एड्स की, ठीक है। यह इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है HIV वायरस। और मौजूद जो हमारे शरीर में क्या होती है, C4D कोशिकाएं होती हैं। मानव के शरीर में HIV वायरस जो होता है मानव के शरीर में उपस्थित C4D कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ये जो C4D कोशिकाएं होती हैं असल में यही टी सेल्स होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, C4D कोशिकाएं कहते हैं, C4D सेल्स कहते हैं, ठीक है, यही होती है। आगे चलते हैं। अभी हमने सेल्स के बारे में अध्ययन किया था, B सेल्स, T सेल्स, NK सेल्स, लिम्फोसाइट्स में, ठीक है। आगे चलते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक रदरफोर्ड को, आइंस्टीन को, लेवोजियर को, CV रमन को। तो इसका जो उत्तर होगा लेवोजियर ने
ध्यान देना है कि लेवोजियर ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पहचान करी थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पहचान करी थी और इसका नामकरण भी किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ इसमें खास नहीं है बताने लायक। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड होता है पहले नंबर पे है, मीथेन दूसरे नंबर पे है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों क्रम में ये तीसरे नंबर पे है, ओजोन नहीं है, ओजोन को ही तो नष्ट करते हैं ये लोग। ठीक है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब हम ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है? कुछ गैसें ऐसे होती है, उष्मारोधी गैसें होती, उष्मारोधी गैसें होती है जो सूर्य की उष्मा को क्या करते हैं? रोक लेती हैं। और जब ये वायुमंडल के निचले भाग में जब ये रुकती हैं तो उष्मा क्या होता है? बढ़ता जाता है। उष्मा क्या होता है? बढ़ता जाता है। चूंकि ये उष्मा को रोक लेती हैं, कुछ उष्मा तो सूर्य में परावर्तित हो जाती है, वापस चली जाती है धरातल से, लेकिन इन गैसों के कारण कुछ उष्मा सूर्य की संग्रहित कर ली जाती है। और जब ये एकत्र हो जाती है बहुत अधिक मात्रा में, तो इनका जब वायुमंडल में मतलब सांद्रण बढ़ जाता है, तो इससे वायुमंडल के जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। इसके लिए हरित गैसें या ग्रीन हाउस गैसें ही जिम्मेदार होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई सारी समस्याएं होती। ग्लोबल वार्मिंग इनका एक बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मतलब इसके कारण दुष्प्रभावित होता है हमारा पर्यावरण, और ग्लोबल वार्मिंग उसका क्या है? एक दुष्प्रभाव है। ठीक है, मुख्य इसका कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, सीएफसीज हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड की यदि बात करें तो यह सभी चीज़ों से इसका उत्सर्जन होता है। और मीथेन की बात करें तो जो मेथनोजोइक जीवाणु होते हैं, मेथनोजोइक जीवाणु ये मीथेन गैस बनाते रहते हैं। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड कृषि से हो गए, बायोमास दहन से हो गए, और नायनॉल के दहन से हो गए। नायनॉल का उद्योग जो है, नायनॉल की जो रस्सियाँ बनती है उससे हो गई। नाइट्रोजन उर्वरक और ईंधन से, हमने नाइट्रोजन उर्वरक की बात करी थी कि नाइट्रोजन उर्वरक के कारण नाइट्रस ऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस आधार पे हम ये देख सकते हैं कि नाइट्रोजन उर्वरक जो है उसने, यद्यपि कि देखिए नाइट्रोजन उर्वरक ने क्या किया? ग्रीन रेवोल्यूशन को इसने क्या किया? बढ़ावा दिया। लेकिन नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग के कारण ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा तो मिला, आर्थिक रूप से हम समृद्ध हुए। ठीक है, हमारी जो खाद्यान्न की क्षमता हुई वो बढ़ी, लेकिन हम पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत कमजोर हुए, क्योंकि इससे क्या निकला? नाइट्रस ऑक्साइड निकला। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड निकला। सीएफसीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वातावरण, जैसे एसी का यूज होता है, फ्रिज का यूज होता है। ठीक है, वातानुकूलित मशीन, जो वातानुकूलित कोल्ड स्टोरेज में जो मशीन यूज होते हैं उनसे ये सीएफसीज निकलता है। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वह किसने लिखी है? लिनियस ने लिखी है, कैरोलस लिनियस ने लिखी है, लैमार्क ने लिखी है, मेंडल ने लिखी है, डार्विन ने लिखी है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बहुत ही फेमस पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है अनुकूलतम की उत्तरजीविता, मतलब जो व्यक्ति अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाता जाएगा वही सर्वाइव कर पाएगा, वो व्यक्ति या वो जीव सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, स्पीसीज की इन्होंने बात करी है। तो जो अनुकूलतम की उत्तरजीविता का जो ये सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ये सिद्धांत केवल साइंस में ही नहीं लागू होता, हमारे समाज के तमाम हिस्सों में भी ये लागू होता है। जो समाज अपने जरूरतों के हिसाब से वो अपने आप में परिवर्तन करता जाएगा वो आधुनिक समाज कहा जाएगा, नहीं तो वो पिछड़ा का पिछड़ा रह जाएगा। आगे चलते हैं। जहां जीव रहता है उस सटीक स्थान को क्या कहते हैं? जहां कोई जीव रह रहा है उस स्थान को हम क्या कहेंगे? आवास कहेंगे, परितंत्र कहेंगे, निकेत कहेंगे, बायोम कहेंगे। तो उसको हम आवास कहेंगे। आसान सा प्रश्न है। निकेत उसको कहते हैं जहां एक निश्चित कोई स्पीसीज रहती है और वह स्पीसीज केवल वहीं पर रहती है, उसको हम निकेत कहते हैं। आगे चलते हैं। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है?
हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हड्डियों की जो पढ़ाई होती है वो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होती है। जियोलॉजी के अंतर्गत भूगर्भ विज्ञान की पढ़ाई होती है। जियोग्राफी दूसरा है, जियोलॉजी। जियोलॉजी ये क्या होता है? पर्वत, जो ये चट्टान बने हुए चट्टानों और उनसे किस रूप में बने हुए, किस प्रक्रिया के तहत बने हैं, उनका अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी के अंतर्गत जो बॉडी फ्लूइड होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, सीरम का अध्ययन किया जाता है। और ओरोलॉजी के अंतर्गत हम क्या कहते हैं? पर्वतों का अध्ययन करते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला और अंतिम प्रश्न है, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का, ऊर्जा का, उष्मा का, गुणवत्ता का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है, हर्ट्ज आवृत्ति का मापक है। हर्ट्ज आवृत्ति का मापक है। आवृत्ति की एसआई इकाई जो होती है उसको कहते हैं हर्ट्ज कहते हैं, ठीक है। यह जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ हर्ट्ज को सम्मान देने के लिए हर्ट्ज या फ्रीक्वेंसी के इसकी आवृत्ति की मापक के रूप में इसको अपनाया गया। किसी भी, अब हर ये आवृत्ति किसको कहते हैं? दोहराव किसको कहते हैं? किसी इकाई समय में किसी घटना की संख्या का बार बार होना उसको हम आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और गुणवत्ता या फिर इन सब का गुणवत्ता का कोई मात्रक नहीं होता। उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, हम जानते हैं। तो इसी के साथ ही आज ये श्रृंखला समाप्त हुई। आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है? आप निश्चित तौर पे हमें अपना कमेंट, अपना रिस्पांस हमें कमेंट बॉक्स में दें और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं ताकि इससे वो भी लाभान्वित हो सके। परीक्षा आपके निकट है, अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको 67वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में भी बैठना है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखकर आप पूरे मनोयोग से अपनी तैयारी करते रहिए। यूनिक एग्जाम्स IAS की ओर से अनंत अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।